नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। तो अपना जो टॉपिक है वो मानव रोगी है अभी भी। ठीक है। ये अपना चौथा भाग जो है और इससे रिलेटेड देख रहे होंगे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अपन इसको 4 से 5 पार्ट के अंदर इसको पढ़ेंगे, जिसमें से 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट अपन ने आज लिया। तो क्या अपने देखो, बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है वो हो गए थे। ठीक है। फिर कुछ अपने जो वायरस से जनित रोग है वो हो गए थे, कवक से है, प्रोटोजोआ से है और कर्मी जो होते हैं उनसे। ठीक है। उनके बाद में कुछ वंशागत रोग देखे थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया है। ठीक है। उसके अंदर जो है जैसे गुणसूत्रीय टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम है। ठीक है। इनके बारे में अपन ने देखा था, वरदानता है। तो आज जो टॉपिक जो है वो मानव रोग पे है और इसमें जो है वो है विटामिन के बारे में, आहार के बारे में। ठीक है। और कुछ और भी दूसरे जो असंक्रामक रोग है जो होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है। ठीक है। जैसे डायबिटीज है, तो इनके बारे में अपन आज देखेंगे। तो पहला है प्रमुख असंक्रामक रोग जो है वो है कौन कौन से। सबसे पहला दे रखा है इसने डायबिटीज मिलेटस जो है वो। देखो, डायबिटीज यहाँ पे 2 तरह की है। ठीक है। डायबिटीज टाइप 1 है और टाइप 2 है। और एक डायबिटीज जो होती है वो डायबिटीज मिलिटस है और दूसरी जो होती है वो इंसिपिडस होती है। ठीक है। दोनों डायबिटीज में फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो अपन आज अभी देखेंगे। देखो, डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह। मधुमेह अगर आता है तो सीधी सी बात है, और ये इंपोर्टेंट भी है और इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे बनता रहता है। मधुमेह रोग जो है वो क्या है, इसको एक बार याद कर ले आप। ठीक है। तो आपके कोई भी इससे आने वाले जो क्वेश्चन जो होंगे वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे। देखो, अपने शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय। वैसे अपन पढ़ चुके हैं, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, अपने में से एक इसमें अंदर मिलते हैं लैग्रेंज द्वीप समूह। समूह होते हैं और इनमें 3 तरह की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। बीटा जो निकालती है, एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है इंसुलिन। बीटा कोशिका जो होगी इस समूह में वो निकालती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है अपने शरीर में, जैसे ही कोई अपन खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो अपन जो भोजन के स्रोत है उनसे अपन जो प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ये अपने डाइजेशन से, पाचन से वो बदलता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर बदलता है। और ग्लूकोज को जो है वो आगे चल के इंसुलिन जो क्या करता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो शुगर की जो मात्रा है, यानी ग्लूकोज की जो मात्रा है, उसको ये नियंत्रित करता है। यानी अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है तो वो उसको चेंज कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। और इसका एक उल्टा काम करता है, वो करता है ग्लूकागॉन, जो दूसरा अल्फा जो इससे निकलता है, ये जो है हार्मोन है ग्लूकागॉन। ये हार्मोन जो है ये क्या करता है, ग्लूकागॉन ये उल्टा करेगा। ग्लूकागॉन जो है वो करता है क्या, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। यानी जब भी अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, तो अपने जो फूड जो है वो संचित रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है। तो देखो, एनिमल्स के अंदर जो भोजन जो संचित रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में जो रहता है, जब भी अपने को बॉडी को वापस अगर जब जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो वापस ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। और उसको बदलने का कार्य ग्लूकागॉन करता है। ये एक इसका एक पूरा फंडा है। डेल्टा जो है वो सोमेटोस्टिन एक हार्मोन देता है जो दोनों हार्मोन को कंट्रोल करता है।
अब यहाँ पे जो है वो अपना मेन जो एम जो है डायबिटीज का वो है अपना इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन जो है उसके कारण जो है मेन जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? इंसुलिन की कमी के कारण। तो डायबिटीज जो रोग है वो इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है या उसकी किसके कारण होता है? कमी के कारण होता है। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो सीधी सी बात है, जब इंसुलिन अपनी बॉडी के अंदर नहीं आएगा तो इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, यानी अपने बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होगा? शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर क्या होता है कि इंसुलिन रक्त में उपस्थित शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, यानी शर्करा का जो स्तर है ब्लड के अंदर उसको ये नियंत्रण करता है, यानी ज्यादा होने पे वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, इस रोग को दो भागों में आकर बांटते हैं। इसी को रोगों को दो भागों के अंदर अपन क्या कर लेते हैं? बांटते हैं। एक तो टाइप 1 है और दूसरा जो होता है वो टाइप 2 होता है। देखो टाइप 1 में क्या है, बिल्कुल व्यक्ति को डायबिटीज इतनी मतलब ये ज्यादा अपन कह सकते हैं कि ये सीवियर जो होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, इसके अंदर अपने को बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, यानी जो व्यक्ति जो होगा वो इंसुलिन पे निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहेगा? इंसुलिन को, यानी जब भी वो कुछ ना कुछ अगर जो खाता है उस समय उससे पहले क्या करेगा? इंसुलिन की जो इंजेक्शन होते हैं या इंसुलिन को अपने इंजेक्शन के माध्यम से अपने बॉडी में क्या करेगा? प्रवेश करवाएगा। उसके बाद में कोई ना कोई चीजें खाएगा ताकि जो खा रहा है वो उससे आने वाले ग्लूकोज का वापस क्या हो जाए? बॉडी के अंदर लेवल में हो जाए, यानी वो वापस किस में बदल जाए? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाए। इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। अच्छा, बाहर से लेने का कारण क्या है? क्योंकि इंसुलिन का उत्पादन, अब इससे क्या होगा? अत्यधिक तो मूत्र आने लगता है जिसको पॉलीयूरिया बोला जाता है। अत्यधिक प्यास लगने लगती है, गला सूखता है। ठीक है, पॉलीडिप्सिया बोला जाता है। तीव्र भूख लगती है, वजन कम हो जाता है, थकावट होती है, दृष्टि भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये लक्षण जो होते हैं वो अपने टाइप ए में। टाइप ए का मतलब यहाँ पे है कि वो बिल्कुल तरह से इंसुलिन पे क्या होगा? निर्भर होता है। ठीक है, तो ये है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज टाइप 2। देखो टाइप 2 के अंदर क्या है कि ये थोड़ा सा उससे जो है वो कम, थोड़ा सा क्या है आपने कह सकते हैं कि डेंजर है। ये टाइप 2 है, इसके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंसुलिन की यहाँ पे समुचित जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी बाहर से इतना अपने को नहीं दिया जाता। कुछ दवाइयां दी जाती है जो क्या करती है? इंसुलिन को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, ज्यादातर लोगों में ये डायबिटीज होती है। ज्यादातर जो लोग हैं उनके अंदर कौन सी होती है? जो है वो टाइप 2 टाइप की होती है। ठीक है, इसके कारण जो है वो वजन बढ़ता है, शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो जाते हैं। व्यक्ति क्या हो गए? शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो जाते हैं। ये आपने देखे होंगे अपने आसपास में भी। ठीक है, लक्षण टाइप 1 जैसे ही है। अच्छा, जो इसमें लक्षण आएंगे वो टाइप 1 के जैसे ही आएंगे। ठीक है, भूख जो है वो ज्यादा लगती है, वजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ जाता है, उसमें कम हो जाता है। ठीक है, परंतु तीव्रता जो रहती है वो इसकी क्या रहती है? कम रहती है। इसकी तीव्रता क्या रहेगी? कम रहेगी। देखो गंभीर स्थिति में डायबिटीज से हृदय, रक्तवाहिनियां, आंखें, वक्र और तंत्रिका ये सारी चीजें क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो सकती है या प्रभावित हो सकती है अगर डायबिटीज कैसी हो? गंभीर हो। ठीक है, तो ये है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। 1 जो है वो थोड़ा सा सीवियर है। ठीक है, और ये जो है वो थोड़ा सा उससे कम है। ठीक है, ये इसमें जो है वो लक्षण आएंगे लेकिन इतने जो भयंकर नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें जो है वो ज्यादा जो होते हैं वो तीव्र होते हैं। इसकी तीव्रता यहाँ पे लक्षणों की कैसी होती है? कम होती है। अगर थोड़ी सी ज्यादा अगर गंभीर डायबिटीज हो जाए तो वो हृदय पे, रक्तवाहिनियों पे, आंखों पे और तंत्रिकाओं पे क्या करेगा? अपना इफेक्ट बताएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी एक डायबिटीज है लेकिन इस डायबिटीज का नाम क्या है? इंसिपिडस है। इंसिपिडस है। इंसिपिडस जो होती है ये जल के अवशोषण को क्या करता है? कंट्रोल ना होने के कारण। और ये जो इसका जो मेन जो कारण है वो होता है दो हार्मोन्स के कारण है, जिसका नाम है एडीएस और वेसोप्रिन हार्मोन है, वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो वेसोप्रेसिन और एडीएस जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसके कारण ये जो बीमारी होती है वो होने का कारण जो है वो यही है। इसकी कमी के कारण या इसमें कोई विकार आ गया, चेंजेस आ गया तो ये बीमारी होती है। इसमें क्या होती है? पानी या फ्लूइड का नियमन को प्रभावित करता है, यानी जल अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण प्रभावित होता है। जल का
पुनः अवशोषण जो होता है वो प्रभावित होता है, पुनः अवशोषण। और पुनः अवशोषण होता कहाँ है, ये होता है किडनी के अंदर। कहाँ पे होता है, ये वक्र के अंदर, ठीक है। वक्र के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, तो वो नेफ्रॉन के जरिए क्या होता है, वहां पे ब्लड वेसल्स होती है, तो नेफ्रॉन के अंदर जो भी पानी आता है उस पानी को वापस क्या किया जाता है, वो फ्लूइड को वापस ब्लड द्वारा अपनी बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। ये जो नॉर्मली फंक्शन करता है ये होता है कि भाई जल आया, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर, तो वैसोप्रीन हार्मोन क्या करेगा, वो क्या करेगा, जल अवशोषण को बढ़ा देता है, यानी जो भी जल है वो नेफ्रॉन से वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर सपोज मान लो एडीएस या डायूरेटिक हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, अगर उसमें जो है स्राव के अंदर कमी आ जाती है, तो सीधी सी बात है जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, और जल जो होगा वो कहां पे रहेगा, वो नेफ्रॉन के अंदर रहेगा, और नेफ्रॉन से कहां चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। कमी के कारण, कमी से क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन से जल जो होगा वो कहा जाएगा मूत्राशय के अंदर चला जाएगा, मूत्राशय के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये भर जाता है, ठीक है। और बढ़ने के कारण ये सीधी सी बात है, जब बॉडी के अंदर ना जाके सीधा इसके अंदर जाएगा, तो ये जो होगा यूरिनरी ब्लैडर वो जल्दी से भरेगा, और जल्दी से भरेगा तो व्यक्ति को सीधी सी बात है कि बार बार क्या लगेगी, अत्यधिक मूत्र आने लगेगा, और तेज क्या लगेगी, प्यास लगेगी, ठीक है। क्योंकि पानी जो हो रहा है वो शरीर से बाहर निकल रहा है, तो शरीर में पानी की कमी होगी, तो सीधी सी बात है तेज प्यास लगेगी, और इस समय क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर बार बार बढ़ने से क्या होगा, उसको बार बार मूत्र आएगा, ठीक है। इसे हार्मोनल थेरेपी द्वारा कम लवण वाले भोजन, ठीक है, अधिक पानी पीने वाले में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके उपचार में हार्मोन थेरेपी दी जाती है, ठीक है, कम लवण वाले भोजन को सलाह दी जाती है, ठीक है, और अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, पानी पिया जाता है। तो ये दूसरा डायबिटीज है, ठीक है। जो ये पहले वाले जो दो है जो है वो इंसुलिन के कारण हो रहे थे, और ये जो है वो इसका जो मेन जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या वैसोप्रीन हार्मोन है, ठीक है। और ये जो निकलता है हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, या पीयूष ग्रंथि से स्राव होता है, ठीक है। लेकिन इसका उत्पादन जो होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। ये है इसके बात। अब है देखो कैंसर, नेक्स्ट जो है वो है कैंसर। कैंसर देखो आज जो है वो सबसे बड़ी जो फाइट जो है वो है कैंसर से, ठीक है। आज आप देख रहे हो कि हर एक 5-6 व्यक्तियों के अंदर अगर देखा जाए तो अपने एक व्यक्ति जो होगा वो उसमें कम से कम अपने को एक कैंसर रोगी मिल जाता है, ठीक है। तो कैंसर होने का कारण क्या है और होता क्या है, पहली बात तो कैंसर का मीन्स ये है कि अगर कोई सेल है, सपोज मान लो एक सेल है, ठीक है, उसमें कोई जीन के अंदर क्या आ जाता है, देखो कैंसर वाली सेल जो है वो अपने बॉडी के अंदर उपस्थित है, यानी जो सेल डिवाइड हो रही है वो कैंसरस सेल है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि एक जो है कैंसर की सेल जो होती है वो 1 घंटे में 2 जो हो रही है वो संख्या में हो रही है, यानी जो विभाजन हो रहा है वो 1 घंटे के अंदर 2 सेल बनती है, सपोज मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कैंसर के सेल में यानी उस डीएनए के अंदर जो होगी वो कुछ चेंजेस आने के कारण या कुछ केमिकल्स के कारण क्या हो जाते हैं कि जो सेल जो होती है वो अपने विभाजन की क्षमता उसकी कैसी हो जाती है, अनियंत्रण हो जाती है, यानी 1 घंटे के अंदर वो क्या होते हैं, एक बार ना करके वो 100 बार क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है, और जिसके कारण क्या हो सकती है कि कोशिका जो होगी वो बढ़ती ही जाएगी। अब ये सेल जो है वो 1 से 2 हो रही है, वो नॉर्मल में हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो विभाजित तीव्र गति से हो जाए तो तीव्र गति से होगी तो कई सारी सेलों का क्या बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा, और ठीक है, और इसी को बोलते हैं अब्रू, ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको ट्यूमर बोला जाता है, अबूर्त बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर यानी गांठ हो गई, ठीक है, यानी गांठ जो है, तो सीधी सी बात है कैंसर मीन्स है अनियंत्रण विभाजन है, ठीक है। तो कैंसर कोशिका रोग में कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रण हो जाता है, और साथ ही कई बार अविकसित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अनियंत्रण विभाजन को ही क्या बोला जाता है, विभाजन जो होता है वो अनियंत्रण होता है, यही है कैंसर। ये विभाजन बहुत ही तीव्र गति से होता है, सीधी सी बात है, कैसे होता है, ये तीव्र गति से होता है, जिससे कोशिकाओं का क्या बन जाता है, गुस्सक बन जाता है, एक गुस्सा बन जाता है, ठीक है, जिसको अबूर्त या ट्यूमर कहा जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, अबूर्त या ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। अब कैंसर जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक कैंसर ऐसा होता है जो इतना भयानक तो नहीं होता है,
ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही भयानक होता है। तो ये दोनों कैंसर को अपन दो भागों के, या ट्यूमर को अपन दो भागों के अंदर बांट लेते हैं कि दो तरह के ट्यूमर होते हैं। एक ट्यूमर जो होगा, जैसे सपोज मान लो किसी स्थान पे अगर वो ट्यूमर होता है, अगर वो वही रहता है और आसपास में ये फैलता नहीं है, यानी वो अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ता, ठीक है, तो ऐसे ट्यूमर को बोला जाता है बिगिनिंग, क्या बोला जाता है, बिगिनिंग ट्यूमर कहा जाता है। ये क्या होगा, ये अपनी उत्पत्ति के स्थान पे ही रहते हैं, ठीक है, ये अपनी उत्पत्ति जहां से हुई है वही रहेंगे और वहां से ये फैलने का कार्य नहीं करते, तो ये इतना घातक नहीं होता। इसको अपन क्या कर सकते हैं, सर्जिकल करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो होता है मेलिगेंट। मेलिगेंट जो होता है वो बहुत ही भयानक होते हैं। अगर वो यहाँ से जब वृद्धि करते हैं और जब वो फट जाते हैं तो उनमें से निकलने वाले जो होते हैं, वो जो लिक्विड जो होगा, वो कैंसरस सेल जो होगी वो अलग अलग जगहों पे जाके, ठीक है, क्या करती है, फैल जाती है। तो ये क्या होती है, शरीर के अन्य भागों में क्या करता है, फैलता है। क्या करता है, ये फैलता है, ठीक है। तो फैलने वाला जो है वो कौन सा होता है, मेलिगेंट होता है। तो खतरनाक कौन सा हुआ, ये थोड़ा सा भयंकर होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो जो कीमो वगैरह जो दी जाएगी वो इसमें दी जाती है, ठीक है। ये इतना घातक नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण जो होगा इसमें जो प्रभाव जो होता है इतना भयंकर नहीं होता है, और ये उत्पत्ति के स्थान पे रहते हैं, ये फैलता नहीं है। लेकिन ये जो होता है वो क्या हो जाता है, फैलता है, ठीक है। अब कैंसर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखो कैंसर आज के जो रहन सहन में अगर देखें तो सबसे कहते हैं कि जो भी विशेषज्ञ जो पता लगा रहे हैं, तो उनमें सबसे पहली जो बात है ये वो है जो केमिकल जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर, ठीक है। यानी कुछ जो है जो माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं, जिनके जो बोतलों के अंदर जो अपन खाना रखते हैं, ठीक है, बंद कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, उनके अंदर जब खाना रखते हैं, गर्म खाना रखते हैं, तो कुछ ना कुछ केमिकल्स के जो मिनी जो प्लास्टिक जो होते हैं, उनके पार्टिकल जो होते हैं, कुछ केमिकल जो होते हैं वो भोजन के अंदर आ जाते हैं। और इस तरह के भोजन को अपन जब अपन खाते हैं, ठीक है, तो वो अपने अंदर जाके अपनी जो कोशिका जो विभाजित हो रही है उनमें क्या कर लेते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं, और जिसके कारण जो विभाजन की क्षमता जो होती है वो काफी तीव्र हो जाती है, और क्या बन जाती है, घाटे बन जाती है या ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं इसके। सामान्य कोशिकाओं में कैंसर का नव द्रव्य कोशिकाओं में बदलना, यानी सीधी सी बात है कि जो अपने अंदर जो सामान्य कोशिका जो है उसका नव जो है नया द्रव्य वाली कोशिकाओं में बदलना, ठीक है, इसको ही बोला जाता है क्या, कैंसर। भौतिक कारण भी हो सकते हैं, रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, और जैविक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भौतिक कारक भी हो सकते हैं, रासायनिक कुछ रासायनिक भी हो सकते हैं, कुछ जैविक भी हो सकते हैं, यानी वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनके द्वारा भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है कैंसर। कैंसर जो होता है वो अनियंत्रित विभाजन होता है, जिसके कारण कोशिकाओं का समूह बन जाता है, उसी को बोला जाता है अबूर्त बोला जाता है या ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर जो है उनको दो भागों में बांटते हैं अपन। बिगिनिंग जो होता है वो जो होता है जहां पे बनता है वही रहता है, वहां से वो कभी भी वहां से एक दूसरे स्थानों पर फैलता नहीं है। लेकिन मेलिगेंट जो होता है अपने स्थान से जब भी वो अपने ग्रोथ परिपक्व हो जाता है, फटने के बाद में ये शरीर के अंदर फैल जाता है। तो ये जो है जो घातक है, और वो जो है इतना घातक नहीं होता है, ठीक है। और फैलने का कार्य जो है वो किससे होता है, वो भौतिक कारण भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, और जैविक भी हो सकते हैं। अब भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तो देखो भौतिक कारक है आयनीकृत विकिरण, जैसे एक्सरे। तो अपन देखो एक्सरे भी निकालते हैं, तो वो भी क्या है, वो कम से कम देखो आप जब भी जाते हो एक्सरे निकालने, तो आपको केवल जो पर्सन जो है उसी को ही अपन जो है वो एंट्री करवाते हैं। बाकी जो रोगी के साथ में आए हुए हैं उनको कभी कहते हैं कि आप बाहर खड़े रहिए, ठीक है, एक्सरे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका कारण भी यही है कि वो आप ये नहीं चाहते कि अगर वो एक्सरे की रेज जो है अगर दूसरे पर्सन पे पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें निकालना बहुत जरूरी होता है, ताकि पता लगे कि हड्डियां कहां से टूटी हुई है या उसको कैसे जोड़ा जाए, ठीक है। एक्सरे वाय किरण है, ठीक है। अन्य पराबैंगनी यूवी लाइट आपने देखा होगा, जो अपने सन से जो लाइट आती है यूवी लाइट, अगर वो भी आ जाती है तो ये क्या कर देती है कि अपने डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देती है, और जिसके कारण क्या होता है, एक नव द्रव्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है उस सेल के अंदर, और वो सेल जो होगी वो क्या होगी, लगातार विभाजित करते रह जाएगी, और वो किसको जन्म देती है, कैंसर को जन्म देती है, ठीक है। तो ये है भौतिक कारक है। दूसरा है कुछ रासायनिक है, जैसे एस्बेस्टॉस है, ठीक है, एल्प्लाटॉक्सिन है, ठीक है, आर्सेनिक है, टोबैको है का धुआं है, ठीक है। तो ये सारे तंबाकू है, सिगरेट है, ठीक है। तो इनके कारण जो होते हैं ये भी जो है वो कैसे रासायनिक कारण है, ये रसायनों के कारण यहाँ पे होता है।
जैविक कारक जो है जिसके अंदर कुछ वायरस आते हैं, ऑन्कोजीन जो है, ठीक है, जीवाणु जो है, कवक जो है आदि हानिकारक पदार्थों से भी क्या हो सकता है, वायरस जो है कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये है कैंसर के कारक है, भौतिक कारक भी है, रासायनिक कारक भी है और जैविक का कारक भी होते हैं। ठीक है, और आज देश के अंदर चलने वाली सबसे जो भयंकर बीमारी है वो है कैंसर ही है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है हार्ट अटैक। अब कैंसर का उपचार कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले देखा जाता है कि अगर वो प्राथमिक अवस्था के अंदर है तो उसको क्या करेंगे, वो सर्जिकल कट के यानी ऑपरेशन करके उसको कट कटा के गांठ को बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोला जाता है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया का मतलब काटना, उसका सर्जरी करना। ठीक है, यानी प्राथमिक अवस्था में देखा जाएगा कि उस कैंसर की स्टेज कौन सी है, अभी शुरुआत हुई है या शुरुआत के बीच की स्टेज में आ गया, सेकेंड फर्स्ट जैसे आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, कैंसर की गांठ को शल्य क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है या उसको काट के क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। फिर दूसरा एक आती है जिसको रेडियोथेरेपी बोला जाता है। जिन कैंसर कोशिकाओं में शल्य क्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब ये वाला जो टेक्निक जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक है, तो उनको विकिरण द्वारा क्या दी जाती है, विकिरण से मारा जाता है। और ये उपचारित विधि जो होती है वो रेडियोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, विकिरणों द्वारा क्या किया जाता है, उसको सेलों को, जो कैंसर वाली सेल जो है उनको मारा जाता है। दूसरा है कीमोथेरेपी, आपने नाम भी सुना होगा, केमिकल। ठीक है, बढ़ने से रोकने हेतु दवाइयों का या रसायनों का प्रयोग होता है, यानी कीमो देने से क्या करेगा, वो कैंसर रुक जाएगा वहां से। ठीक है, और रसायन कैंसर कोशिकाओं को मारता है, वो रसायन क्या करेगा, धीरे धीरे उस कोशिकाओं को मार देगा। साथ ही उन्हें शरीर के अन्य भागों में फैलने से भी क्या कर लेता है, वो रोक लेता है। कौन, कीमो। तो कीमो में क्या करते हैं, केमिकल को डाला जाता है, उस केमिकल से उसको बोलते हैं कि सेक करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, उस केमिकल के जरिए उसमें डाला के उसको कोशिकाओं को, कैंसर वाली जो कोशिका उनको नष्ट किया जाता है, मारा जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो शरीर के अन्य भागों के अंदर ना फैले, तो ये भी रोका जाता है। नेक्स्ट होता है एक इम्यूनोथेरेपी होती है। इसके अंदर किस यूज करते हैं, इंटरफेरॉन के अंदर। इंटरफेरॉन क्या है, ध्यान रखना, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन एक तरह का प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है। ठीक है, और ये प्रोटीन क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, यानी ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन जो कैंसर जो सेल है वहां पे क्या किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी द्वारा एक इंटरफेरॉन का प्रोड्यूस किया जाता है। वो इंटरफेरॉन क्या करेगा, जो आसपास की जो कोशिका जो है उनको प्रभावित होने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, यानी इंटरफेरॉन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कि सेल्फ इम्यूनिटी के लिए इंटरफेरॉन को इम्यूनिटी जो है सेल्फ यानी स्वयं जो प्रतिरक्षी जो है उसके लिए इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। तो इंटरफेरॉन एक तरह का प्रोटीन है जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, यानी जो सेल जो निकालेगी तो उसके आसपास की सेल जो होगी वो खुद तो प्रभावित हो गया, ठीक है, लेकिन वो दूसरों को प्रभावित होने से क्या करता है, रोकता है। तो ये काम जो होता है वो कौन करता है, इंटरफेरॉन। तो शल्य क्रिया द्वारा, रेडियोथेरेपी द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा और इम्यूनोथेरेपी द्वारा क्या किया जाता है, कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, और ये जो कंडीशन जो है अप्लाई की जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द कैंसर। कैंसर की स्टेज कौन सी स्टेज के अंदर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, उस हिसाब से इन जो है थेरेपीज को या इनके जो ट्रीटमेंट को यूज में लिया जाता है कि कौन से टाइप का अपन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय रोग। देखो हृदय रोग, हार्ट, पहला है कैंसर और दूसरा है हृदय रोग। आप देख रहे हो कि लोग जो है वो जिम, जैसे जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो जिम के अंदर भी आप देखो भागते भागते लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, खड़े खड़े मौत हो जाती है। ठीक है, आप देख रहे हो कि घोड़े पे बैठा हुआ दूल्हे की मौत हो जाती है। तो ये जो छोटे बच्चों के अंदर जो है वो हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसका कारण क्या है, तो मेन जो कारण है वो इसका एक ही है, वो है अपनी जीवन शैली। क्या आपका खान पान कैसा है, क्या आप क्या चीजें खाते हो। ठीक है, मेन इफेक्ट करता है अपने ऊपर जो है वो अपना खान पान करता है। अगर आपका जीवन शैली जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप फैटी फूड ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, तो ये समस्या हृदय से होने वाली जो होगी वो होने से अपने को बचाने का जो है वो अपना जीवन शैली ही करता है। यानी जो अपन बाहर से चीजें खाते हैं, तो अगर बाहर से लंबे समय से खा रहे हैं तो सीधी सी बात है अपने को हार्ट डिजीज की समस्या पैदा हो सकती है। मुख्य कारण है वसा की मात्रा बढ़ने से।
ठीक है, जिससे क्या होगा कि वाहिनी, अब सीधी सी बात है कि ये वाहिनी क्या है, ये बड़ा पाइप है। अब ये जो है पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर क्या हुआ कि जो अपन जो वसा खा रहे थे वो यहाँ पे जम गई। तो सीधी सी बात है, जब वसा जम जाती है तो इसका जो अंदर वाला जो एरिया जो है पाइप के आंतरिक स्तर जो होता है वो जमाव के कारण, अब देखो इसका जो होल जो है वो बहुत ही छोटा हो गया। अब जब छोटा हो गया तो यहाँ पे जो दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा। दाब यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें दाब जो है वो कम है, इसमें दाब जो है वो कम है, ठीक है। जिससे व्यास क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा, किसके, वसा के जमाव के कारण, ठीक है। अत्यधिक मानसिक दबाव भी इन रोगों का कारण है, हो सकता है मानसिक दबाव, ठीक है। यानी जो है वो टेंशन भी अगर लेते हैं लोग, जो है एंजाइटी है, ठीक है, टेंशन है, इसके कारण भी क्या होता है, मानसिक दबाव के कारण भी ये रोग हो सकता है। अब एक दिल का दौरा बनना, जिसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। अब होता क्या है, देखो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली, जो हृदय को रक्त पहुंचाती है, ध्यान रखना, जो ऐसी जिसको कोरोनरी कोरोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है, जो हृदय को रक्त पहुंचाती है, जो हृदय को रक्त पहुंचाती है उसको कोरोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है। अब वाहिकाओं के अंदर बंद व सक्रिय होने के कारण हृदय की पेशियां में रक्त की सप्लाई बाधित हो जाती है। अब देखो सीधी सी बात है, जब जमाव के कारण जो होगा वो, अगर वहां पे जो है ये रक्त जा रहा है और यहाँ पे ये जमा हो गया, ठीक है, अब धीरे धीरे जो होगा ये जो ट्यूब जो होगी वो बंद हो जाएगी। अब हृदय तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा और जिससे हृदय जो होता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अपन हार्ट अटैक। दूसरा होता है उच्च रक्तचाप, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, या बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी यही समस्या, सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो वसा का जमा हो जाएगा उस ट्यूब के अंदर, धमनियों के अंदर, तो सीधी सी बात है दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और व्यक्ति को रहेगी किसकी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की। रक्त वाहिनियों की आंतरिक व्यास कम होने के कारण धमनियों पे रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रोगी को बेचैनी होती है, पसीना आता है, बेहोशी भी आ जाती है अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। और इससे भी अगर अत्यधिक दबाव बढ़ने के कारण सिर दर्द होगा और ब्रेन हेमरेज की होने की क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। या फिर हो सकते हैं लकवा वगैरह भी हो सकता है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, लकवा, ठीक है, लकवा पैरालिसिस जो है वो भी हो सकता है। तो ये है हृदय रोग। अब एक कुछ तंत्रिका संबंधित रोग, तो देखो अलग अलग रोग है, जैसे नाम याद रखना, न्यूरोसिस है, ठीक है, आंशिक पक्षाघात है जिसको बोल रहे हैं हेमीप्लेगिया बोलते हैं, ठीक है, मिर्गी है, ठीक है, जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है, और साइजोफ्रेनिक है, उसमें बाद में है डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, ठीक है, और पार्किंसंस। पार्किंसंस जो है रोग जो है ये कई बार पूछा जाता है। अब इस रोग में होता क्या है, देखो पहला है न्यूरोसिस। इसमें क्या होगा, अगर व्यक्ति तनाव में है, तनाव ले रहा है, चिंता है उसको, किसी का भय है, तो ये बीमारी जो होगी वो होती है, जिसको बोलते हैं अपन न्यूरोसिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखें कि आंशिक पक्षाघात जो है, लकवा क्या है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कई बार स्ट्रोक हो गया, चोट लग गई ब्रेन के अंदर, या स्ट्रोक हो गया, ठीक है, खून जमा हो गया, तो ये जो समस्या इसके अंदर आ सकती है और इससे क्या हो सकता है, लकवा हो सकता है, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। और उस जो फील्ड में जो अगर उस वहां पे सही प्रकार से ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, तो वो पार्ट जो होगा ब्रेन का क्या हो जाएगा, छोटी हो सकती, चोट के कारण वो जो है वहां से जो होगा वो न्यूरॉन जो होंगे वो जो मैसेज जो है, इम्पल्स जो है वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे नहीं। मिर्गी, कई लोगों को देखो आपने देखा होगा मिर्गी आ जाती है, तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, विकार के कारण होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाता है जो है वो ज्यादा जो है वो हाथ पैर जो होंगे वो क्या हो जाएगी, इसमें तनाव आने के कारण जो होते हैं वो मिर्गी होने लगती है। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी मैसेज जो होते हैं वो संचरण सही नहीं, आवेगों का संचरण सही नहीं होता, के संचरण में समस्या होती है, में समस्या। फिर है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया जो है उसके अंदर मानसिक विकार है और इसमें रहता है भ्रम, रहता है कल्पनाओं के अंदर व्यक्ति जो होता है वो जीता है, ठीक है।
और वो जो होता है उसको हमेशा भय लगता है, जो लगता है कि भाई ये चीज जो है वो अपन सोचता रहता है कि ये जो होगा, वो भ्रम के अंदर वो व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, जीता है। ठीक है, उसके बाद में होता है डिमेंशिया, जिसको मनोभ्रम भी बोलते हैं। ये स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति, निर्णय लेने में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में अल्जाइमर रोग में स्मृति ह्रास हो जाती है, भ्रम भी होता है इसके अंदर। और लास्ट जो है वो पार्किंसन जो रोग है वो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या आ जाती है, कमी होने के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो है वो तंत्रिका संबंधित रोग है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है डोपामिन जो निकलता है अपने जो तंत्रिकाओं के जो सिरे होते हैं वहां पे, और ये मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने से मदद करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कमी हो जाती है, इसको पार्किंसन रोग कहा जाता है, जिसमें वो याददाश्त शक्ति में कमी आ जाएगी। एक है एलर्जी। देखो एलर्जी क्या है, एलर्जी अपना खुद का एक प्रतिरक्षी तंत्र होता है, और वो तंत्र जो होगा उसी का ही ये रोग है। अगर सपोज मान लो कुछ पदार्थों के प्रति अपना जो प्रतिरक्षी तंत्र बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, सभी में नहीं होता, कुछ पर्सन में हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जिन पदार्थों के प्रति वो संवेदनशील होता है उस पदार्थ के आने के कारण उसको बोलेंगे एलर्जन। ठीक है, जिसके कारण जो है वो एलर्जी हो रही है। ठीक है, अब व्यक्ति जो होगा उस जगह पे जागता है, और जो एलर्जन जो पदार्थ जो है अगर वह मौजूद है तो उसके जैसे ही शरीर के अंदर जाने से या नाक के जरिए, ठीक है, तो जाने के कारण क्या हो जाएगा, वो उनके अंदर जो छींके आनी स्टार्ट हो जाएगी, आंखों में से पानी आना हो जाए, श्वास में प्रॉब्लम लेनी हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, अब इसका उपचार एक ही होता है कि जिस पदार्थ के कारण होती है, जैसे सपोज मान लो एक व्यक्ति जो है उसको फूलों की सुगंध के कारण क्या हो जाता है कि उसको छींके आनी स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी होना आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक एलर्जी है। यानी उसका जो प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो फूलों की सुगंध जैसे ही अंदर जाती है तो उसके प्रति कैसा हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, जिसको ये जो होता है डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, और एक डब्ल्यूबीसी का नाम है ईओसिनोफिल के कारण, जो एलर्जी रेस्पॉन्स देता है, ईओसिनोफिल। ठीक है, जो एलर्जी रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, ईओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। ठीक है, ईओसिनोफिल जो होती है, जो डब्ल्यूबीसी है उसको कारण ये होता है, वो एलर्जी रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब व्यक्ति जैसे ही गार्डन के अंदर चला गया, जैसे ही उसको फूलों की खुशबू अगर गई, ठीक है, तो उसको छींके आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कब तक रहता है, इसका उपचार एक ही है कि जिसके कारण हो रही है वहां से उससे दूर चले जाओ। ठीक है, तो व्यक्ति अगर गार्डन से बाहर निकल जाएगा, फूलों से जो सुगंध है उससे बाहर निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी छींके आनी बंद हो जाएगी, आंखों से पानी आना भी बंद हो जाएगा। ये होती है एलर्जी। ये प्रतिरक्षा का तंत्र का योग है। प्रतिरक्षी तंत्र कुछ पदार्थों के प्रति कैसे होती है, प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, या अति संवेदनशील होते हैं। रोगी का शरीर जिन पदार्थों के प्रति संवेदनता दर्शाता है वह एलर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलर्जन, जिनके कारण हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगी, छींके आनी आती है, आंखों से पानी आने लगता है, नाक बहने लगता है, सांस लेने में क्या आ जाती है, कठिनाई होती है। ठीक है, रोगी को उपचार हेतु उस पदार्थ की पहचान की जाती है और जिसके प्रति अति संवेदनशील है, अतः पदार्थ को जितना संभव हो से उससे बचा जाता है। ठीक है, और ये पर्यावरणीय जो है परिवर्तन के कारण ये क्या होगा, जन्मा हुआ रोग है। ठीक है, कि जो एनवायरमेंट में चेंज होते हैं उसके कारण जो होती है अपनी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स जो है वो कर पाती है, तो ज्यादा रेस्पॉन्स देना, ये जो है वो है एलर्जी। एलर्जी खुद की है, प्रतिरक्षी तंत्र का रोग है। अब संतुलित आहार क्या होता है, देखो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होता है, ऐसा भोजन जिनके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में अगर उपस्थित है तो ऐसे आहार को या ऐसे भोजन को संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है, विटामिन है, खनिज लवण है, रेसे हैं, पानी है। ठीक है, ये सारे जो है वो अपने बॉडी जब भोजन अपन करते हैं उनमें ये सारे जो तत्व जो है, पोषक तत्व जो है वो अगर सही मात्रा के अंदर उसमें विद्यमान है
तो ऐसे भोजन या ऐसे आहार को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा आहार जिसमें अनिवार्य पोषक तत्व जो अपने बॉडी को बहुत जरूरत है वो, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन है, खनिज लवण है, पानी है, रेसे है, पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में अगर उपस्थित है तो ऐसे भोजन को क्या बोला जाएगा, संतुलित आहार बोला जाएगा। ठीक है, एक है आरडीए। देखो आरडीए क्या है, रिकमेंडेड रिकमेंडेड ठीक है, डाइटरी अलाउंस। ये इसका मतलब क्या होता है, देखो अपने इंडिया के अंदर एक संस्था होती है जिसका नाम है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो है इन्होंने एक आरडीए को निर्धारण किया है। आरडीए का मतलब है कि अपने बैलेंस डाइट के अंदर कितनी मात्रा में, आरडीए क्या डिसाइड कर रहा है, कितनी मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए, तत्व होने चाहिए। ठीक है, सबको अलग अलग होंगे। ठीक है, सपोज मान लो कोई ज्यादा परिश्रम करता है तो उसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम परिश्रम करता है तो उसको कम जरूरत पड़ेगी। तो अपने अंदर जो है प्रोटीन कितना जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना जाना चाहिए, फैट कितना जाना चाहिए, विटामिन कितने जाने चाहिए, इन सबका जो निर्धारण होता है वो आरडी करता है। ठीक है, आरडी के अंदर जो होता है वो यही बताते हैं, विभिन्न पोषक तत्वों के लिए आरडी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आरडी जो है वो क्या करता है कि कितने पोषक तत्व होने चाहिए ये बताता है। ठीक है, अब इसको बताता कौन है, ये जो है भारत की एक संस्था है जिसका नाम है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न पोषक पदार्थों के लिए आरडीए का निर्धारण किया गया है। ठीक है, यानी आरडीए जो है वो आईसीएमआर जो है उन्होंने क्या किया है कि भाई कौन सा पोषक तत्वों के लिए कितनी मात्रा जरूरी है, उसका पर्टिकुलर सबका एक आइडिया निकाला रखा है। ठीक है, सपोज मान लो अपन मानते हैं प्रोटीन है, तो कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो चाहिए अगर 1 किलोग्राम के लिए। अगर व्यक्ति का वजन जो है वो 1 किलोग्राम है तो अगर उसको 1 ग्राम क्या खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए। तो ये एक मापदंड है। ठीक है, अब इसको कौन बताता है, ये आरडी बताता है। और आरडी को किसने ये किया, आरडी इसका क्या, प्रोटीन का 1 ग्राम वन। अगर कोई 70 केजी का है तो वो कम से कम डेली पर डे जो होगा वो 7 ग्राम क्या करेगा, वो प्रोटीन को क्या करेगा, उपभोग करेगा। 70 किलो का है तो सॉरी 70 जो है ग्राम, ठीक है, 70 ग्राम क्या करेगा, प्रोटीन खाएगा। जैसे 70 केजी वाला व्यक्ति जो है वो 70 ग्राम जो होंगे वो प्रोटीन उपभोग करेगा। ठीक है, तो ये मापदंड जो होता है वो कौन बताता है, आरडी बताता है। और इसका डिसाइड कौन करता है, आईसीएमआर करता है। ठीक है, संतुलित आहार क्या है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। अब ये देखो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इसमें भी कई बार पूछे जाते हैं सवाल। विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो है वो, हेलो, एक मिनट सर, थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गया।
तो विटामिन से होने वाले जो रोग जो है वो है, देखो सबसे पहला है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सा, तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल बोला जाता है, रेटिनॉल। तो याद रखना है, रेटिना से, रेटिना कहाँ मिलती है, आंखों में। ठीक है, तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी दिन को तो दिखता है, जैसे ही रात को बत्ती ऑन होती है तो उसकी बत्ती गुल होती है उस व्यक्ति की। ठीक है, तो रेटिनॉल जो है वो रतौंधी रोग कहलाता है, जिसके अंदर रात को दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, रात को दिखना बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है उसका है B1, जिसको थायमिन बोला जाता है, और इससे जो रोग होता है उसको होता है बेरी, यानी जो मांसपेशियों में तनाव जो है उसके अंदर बेरी के अंदर होगा। ठीक है, जो मांसपेशियों के अंदर जो तनाव होगा, जिसमें सोडियम जो है उसकी कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण। ठीक है, तो B1 जो है वो थायमिन से जो रोग होता है वो बेरी होता है। इसका जो है वो अनाज, दाल, मांस, अंडे से अपन आपूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो B2 जो है उसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसमें मुंह के कानों का फटना, मुंह के कोने जो होते हैं वो फट जाते हैं, त्वचा का रोग हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ये सारी चीजें B2 के अंदर होती है। B3 को बोला जाता है नियासिन। ठीक है, और नियासिन से जो रोग होता है उसका नाम है प्लेग्रा। कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा रोग जो होता है वो B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, मांस, मछलियां, साबुत अनाज जो है वो खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है B1 याद रखना है। ठीक है, रतौंधी रोग जो होगा वो किसमें होगा, ए के कारण। विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन B2 के कारण कौन सा होता है, मुंह के कोने फट जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और B3 के कारण जो होता है वो कौन सा है, प्लेग्रा रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार नियासिन भी पूछ लेता है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो प्लेग्रा रोग होता है। फिर B12 जिसको साइनो कोबालमिन भी बोला जाता है, जिसमें एनीमिया हो जाती है, थकावट, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, थकावट आती है। ठीक है, आजकल ये चल रहा है, अंडा, दूध, मांस, ये मछली जो है वो इसी से ही मिलता है। नेक्स्ट विटामिन सी जो है उसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको बोलता है स्कर्वी। मसूड़ों में से खून निकलता है, मसूड़ों में से क्या निकलता है, खून निकलता है। ठीक है, इसमें आंवला है, नींबू है, संतरा है। ठीक है, और मसूड़े कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाते हैं। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो खट्टी चीजें जो होती है वो इससे खाई जाती है। डी जो है वो कैल्सीफ्रॉबी है, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। ठीक है, जिसको ऑस्टियोमेलेसिया भी बोला जाता है वयस्कों के अंदर। ठीक है, हड्डियों के अंदर ये इसमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। हड्डियों के अंदर क्या आती है, प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम आती है। हड्डियां जो होती है वो कैसी हो जाती है, बंगूर टाइप की हो जाएगी विटामिन डी की कमी से। ठीक है, धूप है, अंडा है, मछली है, दूध है, इनसे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ई जिसका टोकोफेरॉन भी बोलते हैं, नपुंसकता, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। नपुंसकता होने पे मांसपेशियों में क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, तेल, मेवे, हरी सब्जी, पत्तेदार जो सब्जी है वो खाते हैं तो विटामिन ई की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है के, जिसको फाइलोक्लेविन भी बोलते हैं। रक्त का थक्का ना बनने के कारण अगर कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां जो है, सोयाबीन जो है, टमाटर वगैरह, इनको यूज में किया जाता है। तो ये विटामिन जो है नॉर्मली जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, B12 जिसका नाम है साइनो कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन को कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, विटामिन को टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, ई को, और जिसमें के को बोला जाता है फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, थक्का ना बनता है। ठीक है, थक्का नहीं बनता है उसके अंदर। तो ये इसके क्या होते हैं, जो है बीमारियों के नाम है। ठीक है, तो विटामिन की कमी से होने वाले अगर पूछा जाए तो आपको ये लिखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।